नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शुभोदय फाइन एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 10 के बारे में। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड हमारी चल रही थी, यूनिट 1 से लेकर 9 तक कंप्लीट हो चुकी है। आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 10, जिसका नाम है लीडरशिप, सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। ओके, तो देखिए, जो इसमें सिलेबस में आपको दे रखा है, बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपको जो इसमें सिलेबस में दे रखा है कुछ इस तरह से, इसमें से आप कुछ देख पा रहे होंगे कि ज़्यादातर यानी कि मैक्सिमम टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं। किस में पढ़ रखे हैं? नर्सिंग मैनेजमेंट या लीडरशिप में आपने पढ़ रखे हैं, तो उनको पढ़कर अब टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, वैसे एग्जाम में नहीं आएंगे, और अगर आ भी जाते हैं तो इतना तो आपने पढ़ ही रखा है। नहीं पढ़ रखा तो कमेंट में आपको या तो मेंशन कर देना है कि सर नहीं पढ़ रखा, या फिर आप नर्सिंग मैनेजमेंट की जो क्लासेस है उसको जाकर देखें, बहुत अच्छे से बता रखा है। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये है रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स हो गया, इधर से टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, ये आपने पढ़ रखा है। EMR EHR, ठीक है, ये बहुत अच्छे से हमने पढ़ रखा है। तो जो जो हमने पढ़ रखा है वो हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। ओके, जो नहीं पढ़ रखा वो ज़रूर पढ़ेंगे। जैसे कि क्या क्या हमने पढ़ रखा है तो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में ये पोर्शन, इधर से ये पोर्शन, इन दोनों को हम क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। बाकी जो बच रहा है आपका वो तो हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो हमने पढ़ नहीं रखा। ठीक है, बाकी हम इसमें देख लेते हैं। वैसे तो आपने ये पॉइंट भी पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, इधर से आपने जो ये वाला है ये पोर्शन भी पढ़ रखा है, लेकिन वो भी हम आपको करवाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले टॉपिक आता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जो पढ़ रखा है उसके अकॉर्डिंग। तो आपके सामने टॉपिक आता है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्थ वर्कर्स, या यहाँ पर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के एक को नाम दे रखा है आपको जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो हमने नर्सिंग मैनेजमेंट में ये भी पढ़ रखा था कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी या डिस्क्रिप्शन होता क्या है। तो देखिए, कोई भी वर्कर्स है, कौन? हेल्थ वर्कर्स। तो हम बात कर रहे हैं हेल्थ वर्कर्स के बारे में, या फिर इंडिविजुअली कोई भी अगर वर्कर्स है, उसकी अगर उसको पता होगा कि मुझे ये काम करना है, तो उसमें क्या होगा, जब उसको उसके काम का बारे में पता होगा तो क्लियर हो जाएगा वो, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, और टीम में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। तो ये एक तरीके का रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, जिससे कि पता चले कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है हेल्थ वर्कर्स की। तो ये देखिए, जॉब डिस्क्रिप्शन इज द रिटर्न document that clearly explain the duties, responsibilities, authority and function of health workers in an organization। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एटसेट्रा कोई भी हो, हम हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अगर कोई स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, एटसेट्रा जो भी हो, उसमें अगर कोई काम कर रहा है, कोई भी वर्कर्स काम कर रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर तो हेल्थ वर्कर्स की बात आ रही है। तो हॉस्पिटल्स में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई हेल्थ वर्कर्स काम कर रहा है, तो उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या उसके फंक्शन है, क्या क्या अथॉरिटीज़ है, ड्यूटीज़ है, उसके बारे में क्लियरली एक्सप्लेन करना एक रिटर्न डॉक्यूमेंटेड एंड एक रिटर्न डॉक्यूमेंट में क्लियरली एक्सप्लेन करना क्या कहलाता है? जॉब डिस्क्रिप्शन कहलाता है सर। अब इससे होगा क्या भाई, इससे हमें क्या फ़ायदा है? तो इससे ये हमें फ़ायदा है कि टू क्लियरली डिफाइन द रोल ऑफ ईच हेल्थ वर्कर्स। सभी, प्रत्येक के जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनके सभी के काम के बारे में पता चलेगा, किसका क्या काम है, सब क्लियर हो जाएगा, किसको क्या करना है। दूसरा है टू अवॉइड कन्फ्यूजन एंड डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क्स, कि एक हेल्थ वर्कर से वो भी ये काम कर रहा है, दूसरा हेल्थ वर्कर से वो भी यही काम कर रहा है, तो क्या होगा, एक ही काम को सब कर रहे हैं तो दूसरा काम कौन करेगा? ये भी है। अब आप बोलोगे सर ये सभी एक काम कर रहे हैं तो जल्दी होगा, जल्दी तो होगा, लेकिन दूसरा काम कौन करेगा? फिर सभी बोल देंगे यही है मेरा काम, फिर दूसरा कौन करेगा? तो कन्फ्यूजन क्लियर होगा, डुप्लीकेशन से बचेंगे हम। टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन अमंग हेल्थ टीम एंड मेंबर्स, टीम मेंबर्स में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। ठीक है, तो वन बाय वन हम, जो कि आपका सिलेबस में दे रखा है, DPHN, ठीक है, हेल्थ विजिटर हो गया, एटसेट्रा, जो भी आपके यहाँ पे टर्म्स वगैरह दे रखी है, आशा, NM, इनके बारे में हम वन बाय वन हम इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में देख लेते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो फर्स्ट अपन देखते हैं DPHN के बारे में। फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स। तो देखिए, सबसे पहले तो होता क्या है, ये DPHN है, होता क्या है? तो सर ये एक DPHN है, एक नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट होती है, जो कि सुपरवाइज करती है, क्या करती है?
हु सुपरवाइजेज एंड कोऑर्डिनेट पब्लिक हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज। ठीक है, अगली डेफिनेशन देख लेते हैं कि डीपीएचएन इज अ सीनियर पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या होता है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर होता है, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर होता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि responsible for planning, supervision, training, monitoring and evaluation of public health nurse services। अभी हम आगे देखेंगे पीएचएन, ये तो क्या है डीपीएचएन, आगे देखेंगे पीएचएन। ठीक है, उन सभी के बारे में उन क्या क्या प्लानिंग करनी है, क्या क्या उनको ट्रेनिंग देनी है, सुपरवाइज करना, उनको मॉनिटर करना, इस सब का काम किसका होता है, तो इसका होता है सर। ओके, ये देखिए, और इसकी क्या देख लेते हैं अपन, जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं जीडी की। फर्स्ट है सुपरवाइज पीएचएन। ठीक है, पब्लिक हेल्थ नर्स है, उनको सुपरवाइज करना, हेल्थ विजिटर्स को सुपरवाइज करना, एमपीएचडब्ल्यू है, ठीक है, हेल्थ वर्कर्स वगैरह, उनको सुपरवाइज करना। दूसरा है प्लान एंड मॉनिटर एमसीएच। एमसीएच आपको पता है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस है, उनको प्लान करना, मॉनिटरिंग करना उनकी। ठीक है, वो भी इसी का काम होता है। ऑर्गेनाइज इम्यूनाइजेशन एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स, कंडक्ट सेफली सॉरी conduct staff training and evaluation, prepare reports and maintain records, coordinate with district health authorities। ठीक है, ये सभी काम किसके होते हैं सर, तो ये सभी होते हैं डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स के। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई या फिर जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया। अगला आता है आपके पास हेल्थ विजिटर्स, एचवी, शॉर्ट में हम बात करते हैं एचवी के बारे में। होता क्या है, सुपरवाइज ओ फीमेल हेल्थ वर्कर्स एट पीएससी लेवल। ठीक है, ये सुपरवाइज करता है पीएससी लेवल पर, जो कि फीमेल हेल्थ वर्कर्स होते हैं, यानी कि एनएम की बात करते हैं अपन। ठीक है, उनको ये क्या करता है, सुपरवाइज करता है हेल्थ विजिटर्स। हेल्थ विजिटर इज अ फीमेल सुपरवाइजर हु सुपरवाइजेज एनएम्स एंड कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविटीज इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, किसी को पर्टिकुलर एरिया हमने क्या कर दिया, असाइन कर दिया कि भाई इसमें आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, तो वो अच्छे से निभाएगा। और क्या क्या इसके रोल हो सकते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जॉब डिस्कशन की हम बात करते हैं, तो सुपरवाइज एनएम या फिर एमपीएचडब्ल्यू। अब सबसे पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म आपको लिख के आओ, कमेंट करो, इसलिए आपको इसकी बताएंगे भी नहीं, आगे इसकी भी हेडिंग आएगी, उसकी हम फुल फॉर्म आपको नहीं बताएंगे, आपको बताना है कि देखिए आपको आती है नहीं आती एमपीएचडब्ल्यू की। ठीक है, ये मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं। ठीक है, दोनों के बारे में हम बात करेंगे अभी। सुपरवाइज एनएम एंड एमपीएचडब्ल्यू फीमेल को, क्यों सर फीमेल ही क्यों, यहाँ पर मेल क्यों नहीं आया, क्योंकि आपको साफ दिख रहा है कि ये फीमेल हेल्थ वर्कर्स को ही सुपरवाइज करते हैं। ओके, कंडक्ट एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल होम विजिट्स। एंटीनेटल मतलब कि पहले, और पोस्टनेटल मतलब कि बाद में। किसके बाद में, बिल्कुल डिलीवरी के बाद में, लेबर के बाद में। एंश्योर इम्यूनाइजेशन कवरेज, मॉनिटर फैमिली प्लानिंग एक्टिविटीज, ट्रेंड आशा एंड एडब्ल्यूडब्ल्यू। एडब्ल्यूडब्ल्यू मतलब आंगनवाड़ी वर्कर्स, और आशा को ट्रेनिंग देना, मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड सबमिट रिपोर्ट्स। ठीक है, रिकॉर्ड बनाना और आगे रिपोर्ट देना। तो ये सभी क्या है, इसके काम होते हैं। देखो आप सोच रहे हो कि गांव है, पीएससी वगैरह है, सीएससी वगैरह है, तो इन पे कम काम होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा काम इन पे होते हैं। क्यों सर, क्योंकि सबको वहाँ स्टाफ कम होता है और सारे रिपोर्ट्स मेंटेन करना सभी उनका काम होता है। पीएचएन पब्लिक हेल्थ नर्स, एक पीएचएन, देखो इसको सुपरवाइज मॉनिटर कौन करता है, डीपीएचएन करता है, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स करता है, जो भी हमने देखा। दूसरा है हमारे पास क्या, पीएचएन। पीएचएन क्या होता है, पब्लिक हेल्थ नर्स। तो पीएचएन इज ए नर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर या हेल्थ सर्विस इन कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर ये सभी प्रोवाइड करता है, प्रिवेंटिव केयर करना, प्रोमोटिव, रिहेबिलिटेटिव। प्रिवेंटिव मतलब कि डिजीज से बचने के लिए, प्रमोटिव मतलब कि हेल्थ किसको प्रमोट करेगा, हेल्थ को प्रमोट करेगा, और रिहेबिलिटेटिव केयर ये सर्विसेज प्रोवाइड करना कम्युनिटी को, किसका रोल होता है, पीएचएन का होता है। और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है इसकी, तो कम्युनिटी हेल्थ असेसमेंट, फर्स्ट क्या हो गया, कम्युनिटी हेल्थ असेसमेंट हो गया। हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना कम्युनिटी के लोगों को, ऐसा करो ऐसा करो। ठीक है, डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कैसे हम बीमारी को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उनके बारे में हेल्थ एजुकेशन देना। स्कूल हेल्थ सर्विसेज हो गया, पढ़ा था ना कम्युनिटी फर्स्ट में। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर एमसीएच हो गया। सुपरवाइज हेल्थ वर्कर्स, कंडक्ट सर्वे एंड रिसर्च। ठीक है, क्या क्या करना चाहिए जिससे कि बीमारियां कम हो और हेल्थ प्रमोट हो सके। तो अगला आपके पास आता है एमपीएचडब्ल्यू या फीमेल। यहाँ पर फीमेल के बारे में बात करें पर इसको एनएम भी बोलते हैं अपन। तो एक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, एनएम इज
फ्रंटलाइन फीमेल हेल्थ वर्कर रेस्पॉन्सिबल फॉर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज एट विलेज लेवल, ठीक है। यही इनका मेन फंक्शन होता है कि जो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ है उनको, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करना, ठीक है। मेन फंक्शन इनका यही है। तो एएनसी एंड पीएनसी एंड न्यू बॉर्न केयर देना, कंडक्ट नॉर्मल डिलीवरीज वेयर एप्लीकेबल, अगर हो सके तो नॉर्मल डिलीवरी करवाना, अगर नहीं हो तो फिर या तो पता है आपको एलएचसीएस, या फिर नहीं हो सकता तो रेफर करेंगे सर, लेकिन पहले आप उसकी प्रायोरिटी दो। इम्यूनाइजेशन हो गया, फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग हो गया, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, मेंटेन हेल्थ रिकॉर्ड्स एंड होम विजिट, ये सभी काम किसके होते हैं सर, एएनएम के या फिर एमपीएचडब्ल्यू फीमेल। अब आपको इसकी फुल फॉर्म तो बतानी है सर, एमपीएचडब्ल्यू फीमेल और एमपीएचडब्ल्यू मेल हो गया। तो एमपीएचडब्ल्यू is responsible for environmental sanitation communicable disease control and health promotion, ओके। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसकी, एनवायरमेंट सैनिटेशन की, ठीक है, वातावरण को अच्छे से बनाए रखना, दूषित होने से रोकना, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, पता है आपको कौन कौन सी है कम्युनिकेबल डिजीज जो कि बिल्कुल एक से दूसरे में फैल सकती है, एंड हेल्थ प्रमोशन करना, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या क्या और साथ में क्या क्या और रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जॉब डिस्क्रिप्शन की हम बात कर रहे हैं तो क्या क्या और हो सकता है जॉब डिस्क्रिप्शन, तो डिजीज़ सर्वेलेंस, मतलब कि बीमारियों की निगरानी रखना, डिजीज़ के बारे में ध्यान रखना, वेक्टर कंट्रोल एक्टिविटीज़, वाटर सैनिटेशन, हेल्थ एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग, ठीक है, असिस्ट ड्यूरिंग आउटब्रेक, मेंटेन रिकॉर्ड्स, ठीक है। भाई अब ये सब काम क्यों है इसके, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन है तो वेक्टर एक्टिविटीज़ हो गया, वाटर सैनिटेशन हो गया, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, तो ये काम है ही। आगे चलते हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स, ए डब्ल्यू, आंगनवाड़ी वर्कर्स की हम बात करते हैं तो आंगनवाड़ी वर्कर्स इज अ कम्युनिटी वर्कर्स अंडर आईसीडीएस, पता है आईसीडीएस एक प्रोग्राम था, आपको बताइए, ठीक है। चलो आईसीडीएस का भी आपको कमेंट कर ही देते थे, ठीक है। कम्युनिटी फर्स्ट में उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा था इसके बारे में, इसी कम्युनिटी सेकंड में भी इसका नाम एक दो बार पहले आ चुका है, ठीक है, इसका भी आपको कमेंट करना है। हु प्रोवाइड न्यूट्रिशन, हाँ ये मेनली न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, प्री स्कूल एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है। और क्या क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन हो गया, ग्रोथ मॉनिटरिंग हो गया, प्री स्कूल एजुकेशन हो गया, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन सपोर्ट, रेफरल सर्विस, मेंटेन आंगनवाड़ी रिकॉर्ड्स, ठीक है, ये सभी आंगनवाड़ी के काम होते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स के। देखो हाँ, प्री स्कूल एजुकेशन भी, कोई बच्चे हैं वो अगर स्कूल नहीं जाते उससे पहले यहाँ पर जाते हैं, क्यों, यहाँ पर खेलने की बहुत अच्छी सुविधा होती है, ठीक है, उनको खाने को भी मिलता है, न्यूट्रिशन भी मिलता है वहाँ पर। अगला आता है आशा, आशा की फुल फॉर्म जरूर याद रखें, पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम में। आशा क्या है, आशा उम्मीद है, उम्मीद की एक किरण है, वो आशा अलग है, ये आशा अलग है। आशा फुल फॉर्म है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये एक ट्रेंड फीमेल कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटरी अंडर एनएचएम, ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन, उनके अंडर ये काम करती है, उनके अंडर ये आती है, कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटरी है, वॉलंटियर है। तो ट्रेंड फीमेल हेल्थ वर्कर्स होती है ये आशा। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी, तो आशा भी बहुत अच्छा है काम करती है, देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी है इनकी, ठीक है, और अपनी पूरी जिम्मेदारी से काम करती है। मोबिलाइज कम्युनिटी फॉर हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, एस्कॉर्ट प्रेग्नेंट वुमेन फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। अब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी क्या होती है, बताया था आपको, इंस्टीट्यूशनल मतलब कि हॉस्पिटल में, ठीक है, और डी इंस्टीट्यूशनल मतलब कि हॉस्पिटल से बाहर, यानी कि हॉस्पिटल से दूर, कम्युनिटी में, ओके। प्रमोट इम्यूनाइजेशन हो गया, इम्यूनाइजेशन को प्रमोट करने का काम हो गया, फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग हो गया, होम विजिट, हेल्थ अवेयरनेस, बेसिक फर्स्ट एड एंड रेफरल, ये सभी काम आशा जी के होते हैं, आशा का होता है। ये क्या है कि मेनली अगर हम देखें तो ये अवेयरनेस फैलाती है, क्या फैलाती है, अवेयरनेस, क्यों, क्योंकि ज़्यादातर ये उसी गांव से रिलेटेड होती है जहाँ पर इन, तो उसी गांव से है तो ये सब कुछ जानती है कि कहाँ पर क्या है, कौन है, तो ये उनके लिए क्या है, बेसिक पॉइंट है। प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ पर जाने की कौन लोग कैसे बात करता है, कौन कैसे रहता है, तो उनको अवेयरनेस फैलाई थी। रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर, MLHP क्या है सर, ये
कि हेल्थ प्रोफेशनल पोस्टेड एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर किसको अपग्रेड किया गया है, पहले इसका क्या नाम था वो बता दीजिए, और किसको अपग्रेड करके हेल्थ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया गया। सब कुछ बता रखा है, आप पढ़ो तो सही एक बार। टू प्रोवाइड कॉम्प्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, किसको अपग्रेड किया और HWC हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया गया, कमेंट कर दीजिए। बहुत सारे आपको आज क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखो बताओ और क्या क्या इनके काम है सर, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी, रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात चल रही है, तो ये तो कुछ इंट्रो हो गया। और अब ये आपके सामने है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये करता है प्रोवाइड OPD सर्विसेज, OPD में क्या क्या आता है आपको बताइए, ठीक है। उनकी सर्विस प्रोवाइड करता है। डायग्नोसिस एंड मैनेज कॉमन इलनेसेस, डायग्नोस करना कोई जो कॉमन बीमारियाँ होती है, ज़्यादा क्रॉनिक नहीं, नॉर्मली उनको डायग्नोसिस करने का काम, उनको कैसे मैनेज करे, कैसे ट्रीट करे, उनका काम यही होता है। स्क्रीन NCD, NCD मतलब कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, इसमें डायबिटीज़ आ गई, हाइपरटेंशन आ गया, कैंसर आ गया, और भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, फैमिली प्लानिंग सर्विस, मेंटल हेल्थ सर्विस, इमरजेंसी फर्स्ट एड, हेल्थ प्रमोशन, रेफरल सर्विस, रेफरल फॉर कॉम्प्लिकेटेड केसेस, मेंटेन रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, सुपरवाइज आसाइन MPHWS। देखो अब इसमें आपको क्या समझाए बताओ, सारी चीज़ें ऐसे ही ऐसे आपको याद करना पड़ेगा, देखो इसमें कुछ समझने का तो है नहीं। तो फैमिली प्लानिंग है, ये कुछ पॉइंट है, हर उसमें आ रहा है आपको, कुछ पॉइंट है, सभी की रेस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है ये, ठीक है, तो आपको आसानी रहेगी याद करने में। अगला आता है विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटीज़, कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी क्या करती है, अब इसमें हेडिंग में या इसके नाम में पता चल रहा है विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन, कि ये तो एक तो सैनिटेशन से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट, और न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। ए विलेज लेवल कमेटी, एक विलेज लेवल की कमेटी है जो कि NHM नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर बनाई गई है। क्यों बनाई गई है, टू इम्प्रूव हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन, इनको इम्प्रूव करने के लिए। अगर सैनिटेशन और न्यूट्रिशन इम्प्रूव रहेगा, ठीक रहेगा, तो हेल्थ ऑटोमेटिकली क्या होगा, इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स है, तो ये आपके सामने कुछ ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। इम्प्रूव विलेज हेल्थ, सारे गांव की हेल्थ को इम्प्रूव करना। प्रमोट सैनिटेशन, इम्प्रूव न्यूट्रिशन, इंक्रीज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, प्रिपेयर विलेज हेल्थ प्लान एंड मॉनिटर हेल्थ सर्विसेज। ये सभी किसके काम है सर, तो बिल्कुल इस कमेटी के काम है, ये काम ऐसे करते हैं। और आपको इसी में दे रखा था कंपोजिशन, देखो आपको बता देते हैं, यहाँ पर हम चल रहे हैं, इसमें आपको दे रखा है ऑब्जेक्टिव, कंपोजिशन एंड रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, इसके बारे में दे रखा है। तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव्स देख लिए, कंपोजिशंस देख लेते हैं। तो देखो इसकी बात करते अपन कि गांव में है, बिल्कुल सर, तो इसमें होता क्या है, कुछ मेंबर्स बनाए, कुछ मेंबर्स होते हैं, और चेयरपर्सन ग्राम पंचायत मेंबर होता है, ठीक, ग्राम पंचायत मेंबर है, वो चेयरपर्सन के रूप में होता है, बाकी क्या होते हैं, मेंबर होते हैं इनके, ठीक है। इसमें एक सेक्रेटरी भी होता है, ठीक है। कौन कौन से इसमें कंपोजिशन में कौन कौन आता है, तो ग्राम पंचायत मेंबर हो गया, आशा आंगनवाड़ी वर्कर, NM हो गया, स्कूल टीचर, ठीक है, SHG रिप्रेजेंटेटिव हो गया, विलेज एल्डर्स और कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव, और भी अगर हम ऐड करना चाहें तो इसमें यूथ, भाई एल्डर्स आया है, सॉरी एल्डर आ रहे हैं, तो यहाँ पर यूथ रिप्रेजेंटेटिव भी आएंगे, यूथ, सॉरी एक सेकेंड, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, यूथ रिप्रेजेंटेटिव भी आएंगे। तो सारे क्या होते हैं, इसके मेंबर होते हैं, और इसमें चेयरमैन कौन है, चेयरपर्सन कौन है, ग्राम पंचायत मेंबर। तो क्या काम करते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है इनकी, तो प्रिपेयर विलेज हेल्थ प्लान, कि हमें क्या है कि हमारा जो गांव है उनको, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करना है, हमारे गांव में सैनिटेशन को प्रमोट करना है, न्यूट्रिशन को बहुत अच्छा रखना है, तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो वही हमारे क्या हो जाएंगे, काम हो जाएंगे। प्रिपेयर विलेज हेल्थ प्लान, कि क्या करे कि हमारा हेल्थ, हमारे गांव का हेल्थ है वो अच्छा हो जाए, उसके लिए प्लान करना, पॉलिसी वगैरह। ऑर्गेनाइज विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे, ठीक है। प्रमोट सैनिटेशन,
साफ सफाई रखना, सैनिटेशन बनाए रखना, मॉनिटर आंगनवाड़ी सर्विसेज, भाई आंगनवाड़ी सही तरीके से सर्विस हो रही है नहीं हो रही वहाँ पर उसको मॉनिटर करना, इम्यूनाइजेशन को मॉनिटर करना, मेंटेन विलेज हेल्थ रिकॉर्ड्स, यूटिलाइज फंड प्रॉपरली, जो भी फंड्स मिल रहे हैं उनको प्रॉपरली काम में लेना, ठीक है, ये नहीं कि जेब में रख रहे हो, जो भी काम है, जो भी काम हो रहे हैं उन पर आपको निगरानी रखनी है, मॉनिटर करना है उनको, कंडक्ट अवेयरनेस प्रोग्राम, ठीक है, अब वो जागरूकता प्रोग्राम है वो चलाना है आपको, भाई आपके गांव में जो भी काम हो रहा है, जो भी जितने भी पैसे मिल रहे हैं, क्या वो सही तरीके से सही जगह लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, उनके बारे में देखना। अगला आता है आपके पास अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, ठीक है, अलग उस पर आ चुके अपन, दो थी आपके, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो अब ये तो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर आ गए अपन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। तो पहले अपन देखते हैं अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग क्या होती है, देखो कुछ कॉमर्स की चीज़ें चल चुकी है, तो समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, समझ सकता हूँ मैं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, समझाएंगे, कोशिश करेंगे पूरी, क्योंकि साइंस से लेकर आपको क्या है तुरंत अकाउंटिंग के बारे में चले, कॉमर्स के बारे में पढ़े तो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। अकाउंटिंग क्या होती है सर, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। देखो हमें क्या है कि हम हॉस्पिटल से रिलेटेड है, तो हॉस्पिटल से रिलेट करके ही चलेंगे, यानी कि हॉस्पिटल से अटैच करके ही हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि अकाउंटिंग क्या है, कि हमारे पास जो भी क्या आ रहा है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आ रहा है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब कि गवर्नमेंट कितना फंड भेज रही है, उसको हम कहाँ पर काम में ले रहे हैं, कैसे उसका यूज ले रहे हैं, कितना बच रहा है हमारे पास, तो उन सभी का रिकॉर्ड रखना, क्लासीफाई करना उनको, उन सारों को क्या है समराइज करना, जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह हुआ है उन सभी को मेंटेन रखना, क्या कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है। क्या क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं इसके, तो प्रिंसिपल्स हो सकते हैं सर कि एक्यूरेसी, ऑनेस्टी, कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। क्यों सर, देखो पैसों का मामला है, अगर मैं काम कर रहा हूँ या आप काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो तो कुछ ऐसा करो कि दूसरा आप पर उंगली ना उठाए, ठीक है, तो सारी जो भी आप एंट्री करो, ठीक है, या फिर कुछ भी आप काम में लो, उस फंड्स को क्लासीफाई करो, समराइज करो, तो सारी क्या है एक्यूरेट डाटा लिखना है, ठीक है, सारी आपको एक्यूरेसी करनी है, कुछ भी आपको ये नहीं कि 5 की जगह आपने 6 कर दिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, एक्यूरेसी रखनी है, ईमानदारी रखनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है, कि ये नहीं कि एंट्री करी नहीं आपने, कंसिस्टेंसी रखनी है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है, अकाउंटेबिलिटी करनी है। ट्रांसपेरेंसी से क्या समझते हो, जैसे कि पारदर्शिता बोलते हैं, जैसे कि सबके सामने खुला, ये नहीं कि छुपके छुपके हम कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी अगर आपसे मांगे तो ये देखिए भाई हमारे पास सारा डाटा वगैरह है, तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, तो वो सभी क्या है अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हो गए। अगला आता है बुक्स अकाउंट्स, अकाउंट में क्या क्या हम काम में ले सकते हैं, क्या क्या हमारी सामग्री या फिर कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो केस बुक हो सकती है, लेजर हो गया, जनरल्स हो गया, स्टॉक रजिस्टर हो गया, असेस्ट रजिस्टर हो गया, रिसिप्ट बुक हो गया, वाउचर बुक फाइल हो गया, बैंक की पासबुक हो गई, तो ये सभी क्या है बुक्स होती है, जो कि अकाउंट्स में काम में ली जाती है सर, ठीक है, कॉमर्स की चीज़ें हैं, बैंक से रिलेटेड, तो केस बुक हो गया, ये सभी बुक होती है जो कि अकाउंट में काम में ली जाती है, रजिस्टर वगैरह। अगला है देखो बेसिक अकाउंटिंग एंट्री, अकाउंट में एंट्री कैसे करना है, ये थोड़ा समझने का पॉइंट है, देखो आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, पहले बता देते हैं, और कुछ आपको वो भी देंगे इसमें कुछ करने के लिए, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा स्किप कर देते हैं, पहले छोटे छोटे हैं वो समझ लेते हैं, तो बाद में आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, तो बेसिक अकाउंटिंग एंट्री हम थोड़ा डिले कर देते हैं इसको, पहले हम देख लेते हैं पेमेंट एंड एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है सर, पेमेंट का मतलब कि किसी को पेमेंट देना, पेमेंट लेना, और एक्सपेंडिचर मतलब कि खर्चा। तो पेमेंट कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे सैलरी हो गया, हमने किसी को मंथली पेमेंट कर रहे हैं अपन, या हमारे पास भी पेमेंट आ रहा है मंथली, तो हम तो हेड है, तो हेड क्या करता है, सबको सैलरी देता है, सैलरी हो गया, कोई मेडिसिन हमने परचेज करी है, तो कितना खर्चा हुआ है, इक्विपमेंट में कितना हुआ, ट्रेनिंग करा रहे अगर हम तो उसमें कितना खर्चा हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ट्रेवल एक्सपेंसेस हो गया, मेंटेनेंस हो गया, तो उसमें कितना खर्चा हुआ, कितना बचा, कितना पेमेंट है, तो वो सभी क्या है पेमेंट एंड एक्सपेंडिचर में आता है, ठीक है। अगला है फिक्स्ड एसेस्ट, फिक्स्ड एसेस्ट मतलब कि लॉन्ग टर्म एसेस्ट यूज्ड इन हेल्थ केयर, हेल्थ केयर वर्कर्स है उनके लिए, या फिर हॉस्पिटल्स में कोई भी काम हो रहा है उनके लिए, लॉन्ग टर्म असिस्ट
यूज्ड इन हेल्थ केयर। लॉन्ग टर्म असिस्ट है जो कि अगर हॉस्पिटल वगैरह में काम में हो रहा है तो वो इसमें आता है फिक्स्ड असिस्ट में। जैसे कि कोई बिल्डिंग बना रहे अपन, ठीक है, कितना पैसा लगना है उसमें, ठीक है, कितना बजट है उसका, तो वो हो गया। फर्नीचर खरीद लिया हमने कोई, भाई ये क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए है। ये थोड़ी है कि भाई फर्नीचर आज खरीदा और कल खत्म हो जाएगा। बिल्डिंग बनाई है, कल वो वापस से गिर जाएगी। लॉन्ग टर्म के लिए है। या हमने एम्बुलेंस खरीदी हॉस्पिटल के लिए, 2 दिन चली और फिर वापस से हम दूसरी लेंगे, ऐसा थोड़ी है। कंप्यूटर्स हो गया, मेडिकल इक्विपमेंट हो गया, तो ये सभी क्या है, लॉन्ग टर्म असिस्ट होते हैं। लंबे टाइम तक इसको हम यूज ले सकते हैं। तो जो लंबे टाइम तक यूज लेते हैं हेल्थ केयर में, हेल्थ वर्कर्स हेल्थ केयर में या हेल्थ फैसिलिटीज़ में, तो वो फिक्स्ड असिस्ट कहलाते हैं। ओके, ये एग्जाम्पल हो गया इनका। एस ओ ई स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ये क्या होता है सर? तो देखिए, एस ओ ई क्या है? एक रिपोर्ट होती है जो कि बताती है कि कितना खर्च हुआ है, गवर्नमेंट ने जो भी दिया था वो कैसे कैसे खर्च हुआ है, जो भी फंड्स दिया था उसके बारे में पूरा हमें क्या है बताती है। कि शो रिपोर्ट शोइंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड या इनक्योर्ड अंडर डिफरेंट स्कीम्स, अलग अलग स्कीम में कितना पैसा खर्च हुआ है, कितना हमने दिया है। या एक और इसकी डेफिनेशन है, एस ओ ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर is a report showing how government funds have been spent during specific period, कि कोई स्पेसिफिक पीरियड के दौरान हमने क्या कैसे खर्च किया, जो गवर्नमेंट के द्वारा हमें दिया था फंड। सपोज 5,000 या 5,000 करोड़ दिया, ज़्यादा कर लो, 500 करोड़ समझ लेते हैं, 500 करोड़ दिया, तो उन 500 करोड़ को हमने कहाँ पर लगाया, तो वो सभी क्या है, रिपोर्ट क्या कहलाती है, एस ओ ई कहलाती है। इसके क्या क्या पर्पज़ या ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गया ये, मॉनिटरिंग एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा हुआ उन सब के बारे में मॉनिटर करना, अमाउंट रिसीव्ड, कितना अमाउंट रिसीव हुआ, कितना खर्च हुआ, पर्पज़ ऑफ एक्सपेंडिचर की खर्च करने का उद्देश्य क्या था, कि कहाँ पर क्या ऐसा है थोड़ी खर्च किया हमने, ठीक है, बिल्डिंग बनाई तो कितने की बनाई, ठीक है, तो वो सभी क्या है, वो रिपोर्ट एस ओ ई कहलाती है। अगला है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। A utilization certificate is an official document sorry. A utilization certificate is an official document certifying the government funds have been used only for a approved purpose। ये एक, देखो, एक सर्टिफिकेट होता है, जैसे कि हमने गवर्नमेंट से कहा कि ऐसा है, हमारे पास एम्बुलेंस की क्या है, कमी है, हमें 50 एम्बुलेंस की नीड है। सेकंड, हमारे एक जो वार्ड है उसमें ये इक्विपमेंट की हमें नीड है। सपोज कर लेते हैं आईवी सेट की बात कर लेते हैं, आईवी स्टैंड की बात कर लेते हैं, आईवी स्टैंड हो गया, ठीक है, और हमें 500 फैन की नीड है, तो ये हमने बता दिया कि ये हमें चाहिए, तो गवर्नमेंट ने हमें फंड दे दिया, ठीक है भाई, ये लो आप 100 करोड़ रुपए रखो, आप मजे करो, ठीक है। 100 करोड़ हमारे हॉस्पिटल में आ गए सर। अब हॉस्पिटल में आ गए तो फिर हमें वापस बताना पड़ेगा कि हमने भाई ये खरीद लिया है, या फिर हम ऐसे थोड़ी बताएंगे कि 100 करोड़ दिए जिसमें से 90 करोड़ हमने जेब में रख लिए पॉकेट में, और 10 करोड़ का हम दिखाने के लिए कुछ लेके आ गए। ऐसा नहीं है, कितना बचा है, क्या किया आपने, तो वो सभी आपको बताना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपने बताया और ठीक हो निकला आपका, मतलब जो भी अप्रूव पर्पस था आपका, जो भी जिस भी पर्पस पर आपको फंड मिला था, अगर उसी के अकॉर्डिंग आपने काम में लिया है उस फंड को, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का, जो कि क्या बताता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कि सर्टिफाई करता है कि गवर्नमेंट फंड हैव बीन यूज्ड ओनली फॉर द अप्रूव्ड पर्पस। जिस भी पर्पस को आपको अप्रूव किया गया था, आपने उसी काम में उसी फंड्स को लिया है, तो वो क्या कहलाता है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कहलाता है। एंश्योर प्रॉपर फंड यूटिलाइजेशन, कि भाई आपने सही तरीके से उसको यूटिलाइज किया है, काम में लिया है। प्रिवेंट मिसयूज, ऑब्टेन फ्यूचर ग्रांट्स, ठीक है, मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, इसी के लिए ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। ओके, आई बात समझ में? अब वो पॉइंट बच ही रहा था आपका, लेकिन साथ में 2 पॉइंट और है, वो भी कर लेते हैं, फिर लास्ट में वही करेंगे। प्रिपेयरिंग ए बजट, कि एक बजट कैसे तैयार करते हैं सर। पहले तो बजट होता क्या है, तो ए बजट इज, देखो कितना बजट कर रहे हैं अपन, है ना, और सैलरी या फिर हमें कुछ मिल नहीं रहा,
हॉस्पिटल जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, कुछ पैसे मिलते नहीं है, काम करके आते हैं 6-7 घंटे, हॉस्पिटल के स्टाफ अलग बोलते हैं, पेशेंट अलग सुनाते हैं, कॉलेज में आते हैं तो वहाँ पर अलग सुनना, घर वालों की अलग सुनना, कितना सुनना पड़ता है ना। तो preparing a budget is an estimate of expected income and expenditure for a specific period। किसी भी स्पेसिफिक पीरियड के लिए कितना खर्च हुआ, कितना इनकम हुई है, उसके बारे में क्या बता करना, वो क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है सर? इंपॉर्टेंस इसके है कि प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग, अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंसेस, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, बेटर मैनेजमेंट। ठीक है, इतना पढ़ते आए हो कि आपको ये टॉपिक तो याद ही हो गया होगा। स्टेप क्या क्या है इसकी? तो सबसे पहले तो असेस नीड, हमें क्या नीड है बजट के लिए, हमें क्या चाहिए, लेना क्या है। जैसे कि अभी बताया आपको कि 500 फैन हो गए और 50 एम्बुलेंस हो गई, ठीक है, तो वो हमें नीड क्या है। एस्टिमेट इनकम, कितना इनकम होगा, ठीक है, उससे कितनी एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा होगा। फिर अलोकेट फंड्स हो गया, क्या फंड्स आपको अलोकेट किया गया है। अप्रूव बजट, क्या अप्रूव करे आपको बजट। मॉनिटरिंग एक्सपेंडिचर रिवाइज इफ नीडेड, ठीक है। भाई पहला स्टेप ये होता है, आपको बताना है। आप सबसे पहले तो आप असेसमेंट करोगे क्या क्या नीड है, फिर कितना इनकम होगी उससे, ठीक है। भाई आप एम्बुलेंस में हो, एम्बुलेंस कर रहे हो तो एम्बुलेंस से आपको इनकम भी तो होगी। फिर गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे अपन, प्राइवेट में भी तो होता है, और गवर्नमेंट में भी एम्बुलेंस के लगते हैं, कहीं कहीं जगह लगते हैं एम्बुलेंस के भी, ठीक है। तो ये स्टेप होगी इसकी। अगला आता है आपके पास ऑडिट्स। ऑडिट क्या है? तो ऑडिट नर्सिंग मैनेजमेंट में बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था, बहुत डीपली, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। ऑडिट इज अ सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट टू इंश्योर करेक्टनेस एंड ट्रांसपेरेंसी, कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। एक ट्रांसपेरेंसी के लिए एक एग्जामिनेशन होता है ये, नर्सिंग ऑडिट भी हमने पढ़ा था, ठीक है, कि जो भी काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो 3 टाइप हो गए इसके, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट और गवर्नमेंट ऑडिट। ऑब्जेक्टिव क्या है? डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड, ताकि कोई फ्रॉड ना हो, एरर ना हुआ हो। इंश्योर प्रॉपर यूज ऑफ फंड्स, ठीक है। इम्प्रूव अकाउंटेबिलिटी, वेरीफाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड, इंश्योर कॉम्प्लायंस विद रूल्स, ठीक है। अब इसकी प्रोसेस बात कर लेते हैं, ऑडिट की प्रोसेस। रिव्यू रिकॉर्ड्स, कैसे हम इसकी पता करेंगे? तो रिकॉर्ड्स वगैरह है उनके बारे में देखेंगे। दूसरा है वेरीफाई वाउचर, वाउचर देखेंगे, उनको वेरीफाई करेंगे कि क्या वाउचर में लिख रखा है वो सही है या नहीं है। चेक एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा हुआ है उसको चेक करो। प्रिपेयर ऑडिट रिपोर्ट, टेक करेक्टिव एक्शन, ठीक है। इन सभी के बारे में हम ध्यान रखेंगे। ओके, अब एक पॉइंट बच रहा था आपके, ये वाला बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज। तो बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज क्या है? एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम कोई भी सामान खरीदते हैं, या फिर बैंक से भी आपको मैसेज आता होगा कि अगर आप कोई आपके अकाउंट में पैसे भेजता है या फिर आप निकालते हो, ठीक है, मनी वगैरह, तो आपके अकाउंट में कुछ इस तरह से आपको दिखता होगा, ये एंट्री वगैरह आपको दिखती होगी, ठीक है। ये नहीं दिखती होगी तो ये तो दिखती होगी कुछ ऐसे, ये एंट्री हो गया, तो ऐसा कुछ आपको दिखता होगा, ए सी, ठीक है। ये क्या है? ये ऐसे एंट्री आपको क्या बताना चाहती है? तो दो एस्पेक्ट होते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन में, एक तो डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। डेबिट, क्रेडिट। डेबिट का मतलब है मनी रिसीव्ड, क्रेडिट का मतलब है मनी पेड। असिस्ट या असिस्ट इंक्रीज्ड, ओके। एक्सपेंसेस इंक्योर्ड, इनकम रिसीव्ड। देखो आपके पास क्या है, पहले ये आप थोड़ा बहुत देख लो। लायबिलिटी इंक्रीज, अब सुनो, ऐसे एंट्री होती है आपके पास, अगर केस रिसीव्ड होता है, केस रिसीव्ड होता है तो क्या देखने को मिलता है? केस, फिर एसी अकाउंटेड, डेबिटेड टू, अब इनकम अकाउंटेड। अब यहाँ पे क्या है कि कितनी इनकम हुई है, जैसे 2000 है तो 2000 हो गया, ठीक है। डेबिटेड टू अकाउंटेड, फिर कहाँ से हुई है उसके बारे में बताया। अगर खर्च हुआ है, केस पेड, तो उसके लिए क्या एंट्री होगी? एक्सपेंस, फिर यहाँ पे केस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्सपेंस आ जाएगा। अकाउंटेड, डेबिटेड टू केस अकाउंटेड। अब आप बोलोगे सर चल क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल नहीं आ रहा, अभी बताएंगे आपको। कोई अगर आप
परचेज इक्विपमेंट, कोई भी आइटम खरीदी, जैसे भी हमने एम्बुलेंस खरीदी तो उसमें भी क्या हुआ आपके यही डेबिटेड। तो आप बोलोगे सर सभी जगह डेबिटेड डेबिटेड आ रहा है क्यों? बिल्कुल अभी बताते हैं आपको, एक एंट्री करके बताते हैं पहले। तो ये आपको एंट्री दे रखी है, बाई मेडिसिन फॉर 2000, कि आपको 2000 रुपये की मेडिसिन खरीदनी है। ठीक है, कितने की? 2000 की खरीदनी है। खरीदनी है सर, तो खरीदेंगे तो क्या होगा? तो सर खरीदेंगे ना अगर अपन, तो मनी जाएगी। क्या जाएगी? खरीदने के लिए पैसे तो जाएंगे, लेकिन मेडिसिन तो आएगी सर। मेडिसिन तो आएगी हमारे पास और पैसे जाएंगे। तो क्या हुआ? एक आ रहा है एक जा रहा है। क्या आ रहा है? एक तो आ रहा है एक जा रहा है। मेडिसिन क्या हो रही है? मेडिसिन आ रही है। और हमने यहाँ पर देखा रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड। अगर कोई रिसीव हो रहा है तो यहाँ पर मनी है, या फिर इक्विपमेंट की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, रिसीव्ड हो रहा है तो क्या होगा? डेबिटेड होगा। तो क्या हो गया? मेडिसिन परचेज कितने की? 2000 की। तो केस अकाउंटेड 2000। ठीक है, अब यहाँ पर इसका आसानी से हमने मतलब मीनिंग दे रखा है कि मेडिसिन कम इन डेबिटेड, केस गोज आउट क्रेडिटेड। ठीक है, अगर हम यहाँ पर मेडिसिन का ना करते, केवल केस का बताते, केवल किसका? केस का बताते, तो क्रेडिटेड आता है यहाँ पर CR। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका आपको ऐसे एंट्री लिख के आनी है, कमेंट करना है ऐसे एंट्री। अब कब करोगे? पहले आपको एक हम ट्रिक बता देते हैं। ठीक है, कब कहाँ क्या यूज लेना है। ये है आपके सामने ट्रिक। ट्रांजेक्शन हो गया, अगर केस रिसीव्ड कर रहे हो तो केस अकाउंटेड, और ठीक है रिसीव्ड है, और क्रेडिटेड सोर्स ऑफ मनी। ठीक है, मेडिसिन ले रहे हो आप तो बाई मेडिसिन, मेडिसिन परचेज, और फिर बाद में केस अकाउंटेड। यही तो हुआ है। अभी हमने क्या है, मेडिसिन ली थी। देखो हमने क्या ली थी? मेडिसिन ली थी। हाँ मानते हैं कि कॉमर्स से थोड़ा आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा समझने में, तो टाइम तो लगता ही है। देखो कोई 5-5 6 6 साल से कॉमर्स पढ़ रहे हैं, अभी तक उनको समझ में नहीं आ रही, तो आप 5 मिनट में अगर करना चाहो तो वो थोड़ा सही नहीं है ना। तो वही बात है कि अब यहाँ पर देखो, आप देखने को मिल रहा है कि बाई मेडिसिन, अगर हम कुछ मेडिसिन खरीद रहे हैं तो मेडिसिन परचेज अकाउंटेड और केस अकाउंटेड। तो यहाँ पर देखो आप, हमने वही तो लिखा है, मेडिसिन परचेज कितने के अकाउंटेड, ये तो आपको दे ही रखा है एंट्री में। कितने का खरीदा है? 2000 का। और फिर बाद में क्या हो गया? तो केस अकाउंटेड, वही तो लिख रखा है, मेडिसिन अकाउंटेड, और फिर DR लगा दिया भाई, खर्च हुआ है तो डेबिटेड 2000 रुपये, केस अकाउंटेड 2000। वही तो यहाँ पर हमने बताया है सर, वही तो एंट्री हुई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो आपको एग्जाम्पल था वो देखना है, उसमें क्या देख रखा है वो भी देखो। पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल अपन पे कर रहे हैं तो क्या है, मनी जा रही है, जा रही है तो डेबिटेड आएगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अब कितनी जा रही है तो वो यहाँ पर लिखो, और क्रेडिटेड यहाँ पर लिखना है अकाउंटेड, जितनी है मनी वो लिख दो। बाई फर्नीचर, आपको क्या खरीदना था? आपको खरीदना है, एक चेयर खरीदनी है, तो चेयर किस में आएगी? फर्नीचर में आएगी। तो कितने की? 1000 की। अब ये आपको फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर, बाई फर्नीचर। तो फर्नीचर की जगह आप चेयर लिख सकते हो, अकाउंटेड, फिर जो भी है, जो भी है अब पूरा बता दिया आपको, देखो हिंट देकर। ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, बाकी अब हम सिलेबस की तरफ देख लेते हैं। आपको बताया था ये पॉइंट, और ये पॉइंट हमको नहीं करना है, बाकी हमने ये कर लिया और ये भी कर लिया। ठीक है, कंप्लीट देखा है। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट जरूर करें। बाकी हमने पढ़ रखा था आगे। कल, कल कौन सा डे है? आज मंडे है, कल ट्यूसडे। ट्यूसडे को आपको, ट्यूसडे को मतलब 2 दिन तक हम लगातार यूनिट डाल देते हैं। ठीक है, अब गैप नहीं डालते हैं, पर एक एक दिन का पहले गैप रख रहे थे, लेकिन अब गैप नहीं रखते हैं। 1-2 दिन में आपको 13 यूनिट है, 3 दिन में करवा देते हैं आपको, है ना। एग्ज़ाम भी आ रही है कुछ, यूपी में एग्ज़ाम चल रही है अभी, तो वो भी करवा देते हैं। ठीक है, तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट जरूर करें। नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, और मिलते हैं लेक्चर में नए वीडियो के साथ। राधे राधे।